प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। पेपर बहुत ही जानदार और शानदार है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप समाज शास्त्र के विषय को लेकर परेशान हैं प्री बोर्ड के पेपर में, तो ये सेशन आपका है। और यहाँ से प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं। बहुत ही जानदार और बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है और करंट पेपर है। प्रिय विद्यार्थियों, किसी न किसी विद्यालय पर देखने को जरूर मिल सकता है। जबरदस्त तरीके से शेयर कीजिएगा। कक्षा 12 का ये समाज शास्त्र का। तो चलिए आइए सेशन को लेकर बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं आज की सेशन को कुछ खास। ठीक है, डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है, तो इसे जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर भी कर दीजिए, तभी मजा आएगा पढ़ने और पढ़ाने का। देखिए पहला प्रश्न क्या है, बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में देखिए पहला प्रश्न क्या है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी। देखिए संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी, आर के मुखर्जी, सोरोकिन, एम एन श्रीनिवास, डी एन मजूमदार। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये थे एम एन श्रीनिवास। एम एन श्रीनिवास जी थे संस्कृतिकरण की अवधारणा देने वाले व्यक्ति, थे एम एन श्रीनिवास जी। दूसरा देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, भारत में पंचायती राज की कौन सी व्यवस्था लागू है। पंचायती राज की कौन सी व्यवस्था लागू है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, पंचायती राज व्यवस्था की जो है त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है। कौन सी, त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है। तो भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है। देखिए इसमें क्या क्या शामिल होता है, ग्राम पंचायत होता है, पंचायत समिति होता है और साथ ही साथ जिला परिषद होता है। क्या क्या होता है, ग्राम पंचायत होता है, पंचायत समिति होता है और साथ ही साथ जिला परिषद होता है। तो इस तरीके से ये हो जाता है त्रिस्तरीय व्यवस्था हो जाती है। ठीक है ना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था वो राजस्थान राज्य में लागू किया गया था। ठीक है ना। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, जो ज्योतिबा फुले जी थे, यही इन्होंने ही सत्य शोधक समाज की इन्होंने स्थापना की हुई थी। और ज्योतिराव गोविंद राव फुले, क्या नाम था इनका पूरा, ज्योतिराव गोविंद राव फुले। तो ज्योतिबा फुले, और इनकी इसकी स्थापना उन्होंने कब की थी, 24 सितंबर 1873। 24 सितंबर 1873 को जो है उन्होंने जो है महाराष्ट्र के पुणे में इन्होंने क्या किया, सत्य शोधक समाज का स्थापना किया। तो तीसरे का विकल्प नंबर अ जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथे इंपॉर्टेंट प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्या है, एसे ऑफ पॉपुलेशन। एसे ऑफ पॉपुलेशन के लेखक कौन है। तो एसे ऑफ पॉपुलेशन के लेखक कौन है प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिया गया है, मैक्स वेबर, माल्थस, कार्ल मार्क्स, सोरोकिन। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा माल्थस साहब थे। कौन थे, माल्थस जी। तो एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन यानी एसे ऑफ पॉपुलेशन के जो लेखक है वो माल्थस जी हैं। इनका पूरा नाम जो है थॉमस रॉबर्ट माल्थस। क्या नाम है, थॉमस रॉबर्ट माल्थस। पांचवें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्यों बढ़ते हैं, प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे। देखिए पहला जो पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया था प्रिय विद्यार्थियों, 29 जनवरी 1953 को बनाया गया था। कौन, कब बनाया गया था, 29 जनवरी 1953 को। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, काका कालेलकर जी थे। कौन थे, काका कालेलकर जी। ठीक है ना, 29 जनवरी 1953 में ये किया गया था। और पहला ये प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के यानी ओबीसी के लिए पहली बार जो आयोग बनाया गया था, कब बनाया गया था, 29 जनवरी 1953 में। छठवें इंपॉर्टेंट प्रश्न क्यों बोलते हैं, एम एन श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। एम एन श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है, मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास, महेश नारायण श्रीनिवास, महेंद्र नाथ श्रीनिवास, मैसूर नारायण श्रीनिवास। तो देखिए एम एन श्रीनिवास का पूरा नाम जो हो जाएगा मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास। क्या हो जाएगा, मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास जो थे, एम एन श्रीनिवास का ये पूरा नाम हो जाएगा। यानी छठवें का विकल्प नंबर अ जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम सातवें इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। सब प्रश्न जो है एक से बढ़कर एक है और सब बोर्ड में आए हुए प्रश्न है प्रिय विद्यार्थी। बहुत ही जबरदस्त है ये प्री बोर्ड का पेपर। भारतीयों की सरकारी अभिलेखों तक पहुंच बनाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न जो है बोर्ड में। तो भारतीयों की सहकारी सरकारी अभिलेखों तक पहुंच बनाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था। तो प्रिय विद्यार्थियों ये हुआ था 15 जून 2005 को। कब हुआ था, 15 जून 2005 को। और जो स्वीकृति मिलती इसको राष्ट्रपति के द्वारा इसी दिन स्वीकृति भी मिल गया था। तो सन 2005 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तेभागा आंदोलन, तेभागा आंदोलन जो था कहाँ से संबंधित था। तो प्रिय विद्यार्थियों ये जो मुख्य रूप से देखिए हरियाणा से, बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, बंबई से। तो तेभागा जो ये आंदोलन संबंधित था वो बंगाल से संबंधित था। ठीक है ना। यह आंदोलन का समय का देखा मुख्य रूप से देखा जाए तो तेभागा आंदोलन जो था वो एक तरीके से किसान आंदोलन ही था।
तेभागा आंदोलन का मतलब किसान आंदोलन ही है। और यह आंदोलन जो था साल 1946 से 1947 के बीच चला था। इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के किसान मोर्चों ने किया हुआ था, ठीक है ना। इसका जो शुरुआत किया गया था। 9वें इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार, स्त्री पुरुष अनुपात जो है, स्त्रियों पर प्रति 1000 पुरुषों पर जो है वो कितने महिलाएं हैं, यहाँ देखिए 943, यानी 943 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, लिंगानुपात जो है वो 1000 रेशियो 943 है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर 10वें प्रश्न की ओर। अब बहुविकल्पी का ये अंतिम प्रश्न भी रहेगा। 1918 में सर्वप्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की? मजदूर संघ की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए, महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, बीपी वाडिया। तो देखिए बीपी वाडिया जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 1918 में इन्होंने किया हुआ था। 1918 में सर्वप्रथम मजदूर संघ की जो स्थापना करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था बीपी वाडिया, ठीक है ना। बहुत ही, और ये मद्रास श्रमिक संघ था। क्या था? मद्रास का श्रमिक संघ था। चलिए इस प्रश्नों की श्रृंखला के साथ विद्यार्थियों हम लोग बढ़ते हैं। देखिए जबरदस्त तरीके से शेयर भी करते चलिए, तभी मजा आएगा सेशन का, जबरदस्त तरीके से आनंद मिलेगा आप लोगों को। और बहुत ही ये पेपर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें सिलेक्टिव जो प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको प्री बोर्ड नहीं, अपना बोर्ड ही समझिए प्रिय विद्यार्थियों, और जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर भी शेयर जरूर कर दीजिए। और ये ओरिजिनल पेपर का डिस्कशन समझ लीजिए हो रहा है आपकी बोर्ड के। सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार क्या है? सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार क्या है? क्योंकि देखिए बहुत सारे प्री बोर्ड के जो पेपर मैंने देखा प्रिय विद्यार्थियों, तो आपका जो ओरिजिनल पेपर है, समझ लीजिए वही पेपर जो है, ओरिजिनल पेपर ही जो है प्री बोर्ड का पेपर बना के दे रहे हैं लोग। तो ये प्री बोर्ड मत समझिए, इसको ओरिजिनल पेपर ही समझिए आप। तो सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार क्या होता है? देखिए सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार को देखा जाए, इसका मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति या समूह को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में शामिल होने से रोकना, उसे हम लोग बोलते हैं सामाजिक अपवर्जन, या सामाजिक रूप से उस व्यक्ति का बहिष्कार कर दिया गया। यानी किसी व्यक्ति या समूह को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में शामिल होने से रोकना ही सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार कहलाता है, ठीक है। चलिए 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भूमिका संघर्ष से आप क्या समझते हैं? भूमिका संघर्ष से आप क्या समझते हैं? देखिए भूमिका संघर्ष का मतलब क्या होता है? भूमिका संघर्ष देखा जाए तब होता है जब किसी व्यक्ति पर उसके काम या स्थिति से जुड़ी असंगत मांगे रखी जाती हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं भूमिका संघर्ष कहते हैं। भाई जाहिर सी बात है, जब कोई व्यक्ति है उसके काम या स्थिति से जुड़ी असंगत मांगे, मतलब जो उससे नहीं हो सकती, हम उन मांगों को उनसे जब रखते हैं तो वही भूमिका संघर्ष, यानी वो अपनी भूमिका में भी अब उनको संघर्ष झेलना पड़ जा रहा है, ठीक है ना। यह संघर्ष क्या होता है? व्यक्ति की जिम्मेदारियों और उसकी भूमिका की अपेक्षाओं के बीच टकराव के कारण देखने को मिलता है। मतलब एक तरीके से जो है उनके मन मुताबिक जो होता है काम नहीं होता है, तब ये चीजें देखने को मिलती हैं। 13वां देखिए प्रश्न क्या है विद्यार्थियों? सामाजिक आंदोलन से आप क्या समझते हैं? सामाजिक आंदोलन से आप क्या समझते हैं? देखिए सामाजिक आंदोलन क्या होता है? समान लक्ष्यों से बंधे लोगों का एक संगठित प्रयास जो होता है उसे हम लोग सामाजिक आंदोलन कहते हैं। यानी सामाजिक आंदोलन का मतलब होता है समान लक्ष्यों से बंधे लोगों का एक संगठित प्रयास जो होता है उसे ही हम लोग सामाजिक आंदोलन कहते हैं। यानी उसमें क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, समुदाय के लोग जो होते हैं वो एक विशेष समुदाय, मतलब वो पूरे समाज के भलाई के लिए वो व्यवस्था की जाती है। इसका मकसद क्या होता है? समाज में बदलाव लाना होता है। सामाजिक आंदोलनों में मुख्य रूप से लोग जो है प्रिय विद्यार्थियों विरोध की बात, वकालत या भाषण देकर समाज को व्यवस्थित करना, राजनीतिक एवं अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने की कोशिश करने का ये महत्वपूर्ण रूप से काम करते हैं, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग का। सांप्रदायिकता का क्या अर्थ क्या है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है सांप्रदायिकता। देखिए सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? धर्म, जाति, विश्वास या मूल्यों के आधार पर लोगों के समूहों के बीच विभाजन। सांप्रदायिकता का अर्थ क्या होता है? सांप्रदायिकता का मतलब ही होता है धर्म, जाति, विश्वास या मूल्यों के आधार पर लोगों के समूहों के बीच विभाजन जो करने की व्यवस्था होती है उसे ही हम लोग सांप्रदायिकता नाम देते हैं। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। 15वां देखिए क्या है? प्रभुत्व जाति से आप क्या समझते हैं? प्रभुत्व जाति से आप क्या समझते हैं? प्रभु जाति की अवधारणा का देखा जाता है प्रसिद्ध जो समाजशास्त्री थे मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास जी ने दिया हुआ था इस अवधारणा को।
उन्होंने भारत में जो खास तौर पर देखा जाए तो दक्षिण भारत में जाति प्रथा से जुड़े तत्वों पर गहन शोध किया था। और प्रभु जाति का मतलब उन्होंने बताया था कि वह जाति जिसके सदस्यों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है, और वह आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। प्रभुत्व जाति मतलब प्रभुत्व उनका बहुत ज्यादा व्यापक होता है, ठीक है ना। तो उसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, प्रभुत्व जाति बोलते हैं। और अवधारणा देने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे, समाजशास्त्री जो मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास जी थे, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये। 16वां देखिए प्रश्न क्या है विद्यार्थियों आप लोगों का, नगरीय समाज की 3 विशेषताएं बताइए। देखिए विशेषताएं तो बहुत सारी हैं। पहला देखा जाए तो नगरीय समाज में लोगों की ज्यादा नागरिक सुविधाएं मिलती है। भाई जाहिर सी बात है, नगरों में रहने वाले जैसे चिकित्सा सुविधा हो गया, शिक्षा सुविधा हो गया, बिजली सुविधा हो गया, ऐसे तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं होती है वो उनको एकदम आसानी से उपलब्ध हो जाती है उनके लिए। और नगरीय समाज में लोगों का जीवन स्तर क्या होता है, काफी ऊंचा होता है, मतलब उनके आय का स्रोत जो होता है हाई लेवल पर रहता है, उनकी पूरी व्यवस्था क्या होती है, बेहतर होती है। और नगरीय समाज में लोगों का काम जो होता है कृषि से अलग होता है। देखिए किसान कृषि तो हम लोग नगरों में देखने को ये नहीं मिलता है, ठीक है ना। 17वां देखिए प्रश्न क्या है, समुदाय क्या होता है। देखिए समुदाय का मतलब क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, समुदाय का मतलब होता है किसी खास इलाके में रहने वाले लोगों का समूह, यानी किसी खास इलाके में रहने वाले लोगों का समूह ही समुदाय कहलाता है। इन लोगों के बीच में क्या होता है, साझा पहचान होती है उनका, उनका कोई सामुदायिक भावना एक होता है और सहयोगी संबंध होते हैं। समुदाय के जो सदस्य होते हैं प्रिय विद्यार्थियों एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं। तो उसे ही हम लोग कहते हैं समुदाय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समुदाय कहा जाता है। 18वां देखिए प्रश्न क्या है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा। तो देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना जो करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था राजा राम मोहन राय। क्या नाम था, राजा राम मोहन राय। और जो सन था 1828। और ये एक तरीके से देखा जाए तो एक धार्मिक मतलब एक तरीके से सामाजिक धार्मिक आंदोलन था। ये क्या था, सामाजिक धार्मिक आंदोलन था। इसका मकसद क्या था, हिंदू धर्म को शुद्ध करना था और एकेश्वरवाद का प्रचार करना था, ठीक है ना। ईश्वर एक है, इस पर प्रचार प्रसार करने का मुख्य उद्देश्य ये बनाया गया था, किसका, ब्रह्म समाज का। तो ये भी प्रश्न जो था बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए 19वां आप लोग का प्रश्न क्या है, सामाजिक सर्वेक्षण क्या होता है। देखिए सामाजिक सर्वेक्षण क्या होता है, ओरिजिनल पेपर है विद्यार्थियों, जबरदस्त तरीके से खुद भी लाभ उठाइए, दूसरों को भी इससे लाभान्वित कीजिए, समझ लीजिए। डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ साथ इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है, ठीक है ना। इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। सामाजिक सर्वेक्षण क्या होता है विद्यार्थियों, तो समाज में किसी घटना का विस्तृत जो अध्ययन कर तथ्यों का संकलन ही जो होता है सामाजिक सर्वेक्षण कहलाता है। सामाजिक का सर्वे करके और उस पर अपनी टिप्पणी करना, यानी समाज में किसी घटना का विस्तृत अध्ययन करके और उसके बेस पर जो है तथ्यों को एकत्रित करके लोगों तक पहुंचाना ही सामाजिक सर्वेक्षण कहलाता है, ठीक है ना। ये भी सीधा रहेगा आप लोग का। जाति पूर्वाग्रह को परिभाषित कीजिए। तो जाति पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, किसी जाति या समुदाय के प्रति नकारात्मक सोच रखना या उनके प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार करना, ठीक है ना। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की जो हम लोग बात करते हैं, या समाज में बंटवारा जिससे होता है, तो उच्च कुल मतलब जिससे ब्राह्मणों को देखा जाए तो उनके द्वारा जो होता है शूद्र लोगों की जो अपेक्षाएं की जाती है, उपेक्षा की जाती है, तो या उनके प्रति वो पहले से ही नकारात्मक सोच बना हुआ है, इस नकारात्मक सोच को रखते हैं या उनके प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं जाति पूर्वाग्रह बोलते हैं, ठीक है ना। यानी एक विशेष मानसिकता का बना लेना, ठीक है ना। और एक तरीके से मतलब इन लोगों को हम लोग कहते हैं कि वो शिक्षित नहीं है, मतलब शिक्षित होकर भी अगर यदि कोई ऐसा व्यवहार दिखाता है तो उसको हम लोग अशिक्षित कह सकते हैं कि मतलब वो बेवकूफ ही है। यानी यह एक ऐसी मानसिकता है जिससे प्रति समुदाय के प्रति बैर भाव पैदा हो जाता है। और जातिगत पूर्वाग्रह से देखा जाए तो भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है और इससे सामाजिक बहिष्कार और सीमित अवसरों का सामना भी करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये नकारात्मक सोच को बदलने की जरूरत है, चाहे सभी धर्म के हो, समुदाय के लोग हो, किसी जाति के लोग हो, तो सर्व वो एक रूपता की बात वाली बात होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये चीज, ठीक है ना। ये जाति पूर्वाग्रह ये गलत चीज है, ये शिक्षित समाज है अगर तो उसको इन सभी बातों से ऊपर उठ के रहना चाहिए। लघु उत्तरीय प्रश्न में देखा जाए तो देखिए क्या होता है, सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है। सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है, भारत में सांस्कृतिक विविधता पर प्रकाश डालिए। तो स्क्रीनशॉट मार के इस प्रश्न को रख लीजिए विद्यार्थियों, जितने भी प्रश्न है सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर भी कर दीजिए। सब प्रश्न देखिए, जनजातीय आंदोलन को समझाइए, कृषक से आप क्या समझते हैं, प्रमुख विशेषताएं बताना है इनका,
उदारीकरण नीति देखिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र को परिभाषा देना देखिए, और लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है। इन सभी प्रश्नों को मैं डिस्कस ऑलरेडी कर भी चुका हूँ प्रिय विद्यार्थियों, जरूर देखिएगा उसको। अब जो समाजशास्त्र का प्लेलिस्ट बनाया गया उसे खुद भी देखिए और दूसरों को भी उससे लाभान्वित कीजिए। परिवार से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख स्वरूपों की व्याख्या करना है, या दिव्यांगों को उत्थान हेतु धर्मनिरपेक्ष से आप क्या समझते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दहेज प्रथा क्या है, समाज परिसर को प्रभाव एवं इसके निवारण पर चर्चा कीजिए, अथवा पंचायती राज व्यवस्था की विवेचना कीजिए। ये 29वां प्रश्न भी देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्रिय विद्यार्थियों सब मिला जुला कर पेपर जो था आपका एवरेज था और बढ़िया था, और ये ओरिजिनल पेपर समझिए इसको, ठीक है। ये ऐसा नहीं प्रिय विद्यार्थियों कि ये पेपर नहीं है, पेपर आपका ओरिजिनल पेपर है, और खुद भी लाभ इसका उठाइए और दूसरों को भी इससे लाभान्वित जरूर कीजिए। डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है, तो जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी लोग जो हैं डीजे सर के इस सदस्य जो काम हो रहा है इसकी पहचान बनाएंगे, एक उचित पहचान दिलाएंगे डीजे सर चैनल को। उसे कुछ भी नहीं करना है, बस आपको छोटा सा एक काम करना है, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।